एक है समदर्शी भगवान, जैसी जिसकी पात्रता वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। जीवन दाता एक है समदर्शी, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। सर ओजिमा, ओजिमा बच्चों, ओजिमा। ओजिमा सर, और ये कोर्सेज टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी है बच्चों। अभी जो जानकारी में आया, कुछ बच्चे बाहर से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी लाभकारी है।
तो इसमें प्रारंभ से ओजिमा के विषय में बताया जाना है। तो जो पुराने साधक हैं उनका रिवीजन होना है, वो ओजिमा को समझें कि ओजिमा है क्या, क्यों ओजिमा शुरू किया गया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो ओजिमा के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, जानना है कि जो ओजिमा है एक तरह की जीवन शैली है। जीवन शैली समझते हैं ना, जीने की कला। कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम लोग आते हैं और ये जीवन बड़ा रहस्यमय है और बहुत ही डायमेंशंस में फैला हुआ है बच्चों, इतनी डायमेंशंस में फैला हुआ है जानने में ही मतलब पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं कि आखिर यहाँ हमारा आना क्यों हुआ। और इतने बच्चों को हम लोग जन्म लेते देखते हैं, इतने लोगों को उम्र के बाद जाते हुए देखते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं। तो जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हमारे अपने प्यारे प्यारे लोग हमसे जुदा हो जाते हैं। तब ये मन में उठता है ये क्या है मामला, हम यहाँ आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, जो जिनको हम कल तक देख रहे थे आज वो है ही नहीं हमारे साथ। तो इस रहस्य को जानना ही इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य है। तो इन रहस्यों को जानने में क्यों होता है, इस रहस्य को जानने में हम स्वयं को जानते हैं बच्चों, हम कौन है, क्या है हमारा उद्देश्य, है ना। तो कई कई तरह की जीवन की परिभाषाएं हैं, लोग पूछते हैं जीवन क्या है, तो लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। लेकिन जीवन का तो उद्देश्य केवल स्वयं को जानना ही है। तो बिना स्वयं को जाने कोई यात्रा, मतलब इस जीवन में हम लोग बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं। और जीवन को जानने की कोई जो शैली है वो केवल योग है। जो तरीका है बच्चों जीवन को जानने का वो योग है। तो ओजीमा भी, जब ओजीमा ने ऐसा महसूस किया कि ये जो देश है और एक बड़ी अभी एक दुर्दशा से गुजर रहा है। दुर्दशा से कैसे गुजर रहा है बच्चों, ये ऐसे गुजर रहा है कि कोई भी जो देश होता है उस देश में जो भी योगी लोग होते हैं ना बच्चों, तो योगी लोगों का काम यही होता है कि वो गहरे यात्रा करके अंदर जाकर और पूरे संसार का ज्ञान इकट्ठा करके, गैलेक्सी का ज्ञान इकट्ठा करके, सूर्य चंद्रमा कैसे कार्य कर रहे हैं ऐसा ज्ञान इकट्ठा करके, और जो इस देश में वो रह रहे हैं वहां के वातावरण, वहां के वायुमंडल के हिसाब से एक जीवन शैली तैयार करते हैं कि ये व्यक्ति जो भी पृथ्वी पर जी रहे हैं या जिस देश में रह रहे हैं, इनको अगर ये इस जीवन शैली का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे ये स्वयं को इस जीवन में रहते रहते स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाते स्वयं को जानेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों को? शैली से, उन योगियों की शैली से, या उसे जिसको हम लोग अपनी संस्कृति कहते हैं, उससे जब हम भटक जाते हैं ना तो पूरी तरह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज पूरी तरह से देश की युवा पीढ़ी कंफ्यूज्ड है। हर चीज प्राप्त वो करना चाह रही है, प्राप्त भी कर रही है, पर उसे शांति नहीं कहीं मिल पा रही है, बिल्कुल भी कोई शांति इसलिए नहीं मिल पा रही। हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। जो योगियों ने हमारे लिए जो जीवन शैली तैयार की थी ना बच्चों, वो पूरी तरह से अब वो ना तो हमारे परिवारों में रही है ना हमारे स्कूलों में रही है। और जिस भी देश की आगे प्रगति होती है उनके परिवारों में, उनके स्कूलों में उनकी संस्कृति के बारे में पहले ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि संस्कृति क्या है बच्चों, संस्कृति है हमारे देश का वायुमंडल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, किस तरह की जलवायु वहां पर है, किस तरह का वातावरण है, उसके हिसाब से क्या हमें भोजन करना है, किस समय में उठना है, किस समय में सोना चाहिए, किस तरह के कार्य हमें करने चाहिए, वो पूरी संस्कृति जो शैली जो तैयार की जाती है उसको संस्कृति बोलते हैं। वो हमारी संस्कृति थी भारत के वायुमंडल के हिसाब से, और योगियों ने तैयार की थी। अब वो ना तो परिवारों की बात हो रही है बात हो रही है। तो जब हम अपने बेस को ही नहीं जानेंगे तो हम लोग कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो अभी हमें लगता है कि हमने धन कमा लिया तो हम लोग सुख मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी तो सुख मिल जाएगा, लेकिन कोई सुखी तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग बीमार हो रहे हैं।
और निरंतर बीमारी की तरफ जा रही है युवा पीढ़ी है, वृद्ध है, परिवार है, तो बड़ी बड़ी बीमारियों से घिर रहे हैं और भयंकर बीमारियां आ रही हैं और आने वाले 10-15 सालों में इनकी तादाद बढ़नी है। तो ओजीमा का उद्देश्य यही है कि पुनः उस संस्कृति को निर्मित किया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए, परिवार में पहुंचाया जाए, ताकि हम लोग प्रगति करें, ये देश प्रगति करे और पूरे विश्व का उद्धार हो इसके माध्यम से। तो यहाँ से हम ओजीमा को समझेंगे। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी आपका ये इसलिए भी बताया जा रहा है, जब आप से कोई ओजीमा के विषय में पूछे तो आप ओजीमा के बारे में प्रॉपर बता पाए कि ओजीमा क्या है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, ओजीमा के बारे में बड़े ध्यान से सुनना। तो पहला पर्सन जब ओजीमा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है तो सबसे पहला जो पर्सन वहां पर होता है ओजीमा की परिभाषा। तो ओजीमा की परिभाषा क्या है ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। तो ओजीमा इसमें लिखा है ओशी झेन योगा मार्शल आर्ट को संक्षिप्त में ओजीमा कहते हैं। जो ओशी झेन योगा मार्शल आर्ट पूरा नाम है इसका, उसको संक्षिप्त में ओजीमा कहते हैं। अब हम इसको भी डिफाइन करेंगे क्योंकि आपसे भी कोई पूछ सकता है भाई ये ओजीमा क्या है और ये ओशी झेन योगा मार्शल आर्ट क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो ओशी झेन में जो सबसे पहला शब्द है बच्चों ओशी, ये ओशी जो शब्द आया है ये हमारे सदगुरु का वो ओशो के नाम से जाना जाता था। कि जब ओजीमा बना, ओजीमा के बनने के पीछे जिसकी प्रेरणा रही है, जो जीवन भर हमारे जीवन में जिस तरह के भी संघर्ष रहे, जिस तरह की भी हमने उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद व्यक्ति एक कभी ना कभी पूरी तरह से जमीन पर आता है। तो जब वो जमीन पर आता है सब चीजें उससे छूट जाती हैं, तो कोई ना कोई सदगुरु के माध्यम से ही उसको जीवन का मार्ग मिलता है। वो स्थितियां यहाँ पर भी घटी है और जब वो मार्ग जिस सदगुरु से मिला है वो ओशो है। और यहाँ ये कभी नहीं जोर दिया जाता है कि जिस सदगुरु को हम मान रहे उसको आप माने, ये समझे आप सभी लोग कि आपको केवल ये जानना है कि यहाँ पर ओशो क्यों रखा गया, ओशो को पहले क्यों रखा गया। हमने अपने गुरु को उसकी श्रद्धा के रूप में सबसे पहले उनका नाम जोड़ा है, क्योंकि जितना भी कुछ मिला है जीवन को जानने का अवसर और जो आज लोगों को कुछ बता पाने के में समर्थ हुए हैं, वो जो अनुभवों से गुजरे हैं, उन प्रैक्टिकल अनुभवों से, जिन विधियों से गुजर के ये सब चीजें आई हैं, तो वो जो प्रेरणा मिली है वो सदगुरु ओशो से मिली है। तो सदगुरु ओशो एक ऐसे चेतना इस पृथ्वी पर उतरी है बच्चों 1931 में, जिन्होंने मतलब बहुत डायमेंशंस में, बहुत विभिन्न दिशाओं में लोगों को मार्ग दी। सारी चेतना बहुत उच्च कोटि की होती हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता है, जिन्हें बुद्ध पुरुष बोलते हैं, लेकिन हर हर बुद्ध पुरुष की एक अलग अलग क्वालिटीज होती है। लेकिन ओशो का जो सबसे बड़ा काम था, उन्होंने इतनी डायमेंशंस पे काम किया है बच्चों कि हर व्यक्ति, कोई संगीतकार है तो उसको भी वहां से मार्ग मिला है, कोई गीतकार है उसको भी मार्ग मिला है, कोई मार्शल आर्ट को जानने वाला है तो उसको मार्ग मिला है, कोई नृत्य करने वाला है तो उसको भी मार्ग मिला है, कोई पेंटिंग करने वाला है तो उसको भी मार्ग मिला है कि ये सब चीजें करते हुए आप कैसे ईश्वर से, उस परम शक्ति से जुड़ सकते हो। इतनी डायमेंशंस में उस गुरु ने काम किया है। तो क्योंकि हम लोग मार्शल आर्ट योग से पहले ही जुड़े हुए थे, तो हमने अपना आधार मार्शल आर्ट योग को ही बनाया है उनकी प्रेरणा से। जब उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, तो हमने देखा कि मार्शल आर्ट और ये तो एक बहुत बड़ा योग है। हम तो इसको खाली अभी तक लड़ने की कला समझ रहे थे। तो यहाँ से जब इतना ज्यादा महसूस हुआ उनके प्रति, एक बड़ी श्रद्धा पैदा हुई, तो जब ओजीमा का निर्माण किया गया तो सबसे पहले हमने उनको श्रद्धा से एक तरह से अपनी आभार प्रकट करते हुए उनके नाम को सबसे पहले रखा है। ठीक है बच्चों। फिर इसमें दूसरा शब्द आता है झेन, ओसी झेन। तो झेन को आपने जानना है, झेन क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। तो झेन बोलते हैं ध्यान को, झेन बोलते हैं ध्यान को। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है
कल को आपसे कोई भी पूछे तो आप खाली यही ना रहे कि आपने 2 किक दिखा दी, आपने आसन बना दिया, हाँ भाई तो बच्चा ओजिमा करता है। नहीं, ऐसा ओजिमा नहीं। ओजिमा को करने वाले को पूरी जानकारी, जो चीज मैं कर रहा हूं वो खाली एक सेंटर ऐसा ही नहीं है कि जहां पर हम लोग शरीर को मोड़ना तोड़ना सीख रहे हैं, फाइटिंग सीख रहे हैं। वो पूरे जीवन का आधार है। तो झेन जो शब्द बोलते हैं बच्चों, ध्यान को बोलते हैं। तो जापान में जो ध्यान को बोला जाता है झेन बोला जाता है। लेकिन झेन एक है ना अवस्था है बच्चों, माइंड की एक ऐसी अवस्था जो मृत्यु का सीधा साक्षात्कार करती है, जो मृत्यु को बिल्कुल ऐसे देखती है कि जीवन और मृत्यु में जहां अंतर ना हो। जो तलवार की नोक पे चलने वाले जो लोग होते थे उनको झेन बोला जाता था। तो झेन शब्द को इसलिए लिया गया, ध्यान को भी लिया जा सकता है, पर ध्यान में झेन बहुत ऊपर की अवस्था है। ये जरूर है अभी ओजिमा में कोई झेन जैसी क्वालिटी अभी नहीं आ पाई है, और भारत के मन में ही झेन नहीं है, ये भी आपको समझना है। भारत के मन में जो भारत की मनोदशा है वर्तमान की, वो झेन की नहीं है। लेकिन झेन पैदा हो सकते हैं अगर हम आज प्रयास करेंगे, और कई वर्षों बाद यहीं से ओजिमा के माध्यम से झेन तैयार होंगे। और झेन एक ऐसी अवस्था है जहां मृत्यु का सामना एक ऐसे ही होता है जैसे जीवन को बहुत आसानी से जी लेना होता है। और क्योंकि सबसे ज्यादा भय तो हमारा मृत्यु का ही होता है ना बच्चों। और वीडियो तो सब ऑन रखेंगे बच्चों, ताकि मैं देखता भी रहूं मेरे बच्चे कितने ध्यान से मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। क्योंकि मुझे तो थोड़े से बच्चे रखने हैं ना बच्चों अपने साथ। अब भीड़ के साथ तो मैं काम नहीं कर सकता ना। तो आपने देखा होगा, तो बात से बात जुड़ जाती है बच्चों, कि ओजिमा का प्रचार हम लोग इस तरह नहीं करते जैसे यूट्यूब पे लोग कर रहे हैं। ओजिमा में बहुत डीप टेक्निक्स हैं, बहुत गहरी हैं, लेकिन हम लोग प्रलोभित करके लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं। क्यों नहीं बुलाना चाहते बच्चों? क्योंकि ओजिमा की शुद्धता ना बेकार हो जाए। इसलिए आज तक ओजिमा सहारनपुर में ही है, बहुत ज्यादा नहीं इसको फैलाया। लोग कहते भी हैं, लेकिन नहीं, फिर वो गलत हो जाए। चाहे ओजिमा ना भी चले, हमारे रहते बाद में चले, लेकिन शुद्ध रूप में रहे। इसलिए थोड़े से बच्चे चाहिए हमको, तो जो तुम पर काम हो सके। कि ओजिमा को शुद्धता के रूप में आप अगर पैदा कर पाए तो दोबारा से यहाँ पर बुद्ध बच्चे पैदा हो पाएंगे। तो मैंने क्यों कहा जैसे ओसी झेन, तो झेन अभी भी झेन झेन मन ही नहीं है भारत का। हमने झेन रख दिया नाम, लेकिन हमने फ्यूचर की कल्पना की है। झेन मन ही नहीं है भारत का। झेन तो तत्क्षण मृत्यु के लिए तैयार होना, पर बराबर प्रेजेंट में रहना, उसके लिए पास्ट फ्यूचर कोई है ही नहीं। वो झेन की अवस्था है, खतरनाक अवस्था। लेकिन कभी ना कभी तो होगी, है ना? तो कभी ना कभी तो होगी। तो झेन तैयार हो पाए, अभी झेन की क्वालिटी किसी में नहीं है। भारत का मन ही झेन का नहीं है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूं बच्चों, तो झेन कौन है भारत में? तो झेन 2-4 उंगलियों पे लोग हैं जो झेन हो पाए हैं भारत में। तो जैसे हम कह सकते हैं भगत सिंह, तो भगत सिंह को कह सकते हैं हम झेन। बाकी चाहे कोई कितने भी ध्यान की बात कर रहे हो, ध्यान की बात कर रहे हो, वो सब ध्यानी भगत सिंह के आगे आते हुए वो फेल है। तो जो भगत सिंह की अवस्था थी तत्क्षण मृत्यु के सामने, उसे कह सकते हैं हम झेन मन। तो झेन मन तैयार हो पाए कल, तो लेकिन कल्पना की है, ओजिमा ने कल्पना की है। लेकिन झेन मन को कैसे लाना है? तो आगे नाम क्या आता है? ओसी झेन योगा, योग से जुड़ी मार्शल आर्ट, ध्यान और योग से। तो योग में हमने किनको लिया है? महर्षि पतंजलि को लिया है ओजिमा ने। आज मैं ओजिमा के पूरा आधार बता रहा हूं आपको। इतना आसान नहीं है आपने 1 घंटे के आए प्रैक्टिस कर लिया और चले गए, इतना नहीं है। इसलिए ओजिमा को बहुत प्रचारित नहीं किया जा रहा है कि कोई आए और ओजिमा को संभाल पाए, समझ पाए। वो तुम जैसे बच्चों में से हो, या जो मन है, जैसे मैंने बताया मन ही नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ मन है। जैसे कि हम लोग को यही जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो मन है बच्चों, वो केवल तैयार, उसके लिए फिर हमें कौन से गुरु को चाहिए? तो वहां पतंजलि, पतंजलि के माध्यम से झेन गुरु, झेन बच्चे तैयार हो पाएंगे।
क्योंकि पतंजलि एक सिस्टमेटिक मार्ग है। यहाँ पर बच्चों भारत में इतनी संस्कृतियां, इतनी सभ्यताएं मिक्स हो चुकी हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन थे और हम कौन हैं। यहाँ पे इतने लोगों का राज रहा है, इतने बाहर से लोग आए, उन्होंने हम पे कब्जा किया, हमें पता ही नहीं हमारी सभ्यता कौन सी थी। हम उनकी सभ्यताओं को आज अपनी सभ्यताएं मान रहे हैं और अपने बच्चों को उसी तरह के संस्कार दे रहे हैं, पर वो हमारी सभ्यता नहीं थी। तो पुनः निर्मित करने के लिए हमें अपनी सभ्यता को पुनः निर्मित करने के लिए तो हमें सहारा लेना पड़ेगा महर्षि पतंजलि का। तो क्योंकि महर्षि पतंजलि बच्चों बिल्कुल पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। जैसे आप आगे जानेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उस अवस्था में लाने पर, जिसकी हम जैन की बात कर रहे हैं, तो हमें प्रारंभ से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओजीमा ओसी जैन योगा, तो योगा महर्षि पतंजलि को आमंत्रित करते हैं अपने उसमें कि आप आए और हमें सिस्टमेटिक तरीके से उस मार्ग पे लेके चले जिस मार्ग पे जैन बच्चे तैयार हो सकते हैं। क्योंकि भारतीय मन जैन का नहीं है, लेकिन हो सकता है एक स्थिति में आकर वो अपने आप को इतना तैयार कर सकता है। और फिर अंत में मार्शल आर्ट। तो ओजीमा, ओ से मतलब ओशो, जेड से जैन, वाई से योगा, एम से मार्शल, ए से आर्ट। ठीक है बच्चों, ये क्लियर आज समझ में आ गया ना? जो बच्चे यहाँ टीचर ट्रेनिंग कोर्स के लिए बैठे हैं बनारस से, वो बच्चे अच्छी तरह समझ ले कि ओजीमा क्या है। तो ओजीमा एक जीवन शैली है और जिसका आधार योग और ध्यान है। और मार्शल आर्ट क्योंकि हमें तत्क्षण मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार करती है, विषम परिस्थितियों में हमको डटे रहने के लिए तैयार करती है, इसलिए मार्शल आर्ट को आधार बनाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, लिखा है ओजीमा के आधार स्तंभ 5 संत। ओजीमा के आधार स्तंभ 5 संत। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हो ना? तो ये हर बच्चों को पता होना चाहिए वे कौन से संत हैं जो आपके सर्टिफिकेट पर है। उन सर्टिफिकेट पे 5 संतों लिया गया है। क्यों लिया गया है उसका मैंने कुछ संक्षिप्त में आपको उत्तर दे भी दिया है कि सबसे पहले क्या है, ओशो। ओशो जिनके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने इतनी डायमेंशंस पे काम किया कि हम लोग तो समझते मार्शल आर्ट कर रहे हैं, हम लोग तो हम तो मार्शल आर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मार्शल आर्ट भी हमारा आध्यात्म का मार्ग वो ही खोलती है जो एक योगी और ध्यानी का खुलता है। वो बिल्कुल इतने ही बड़ा ध्यान प्रयोग है मार्शल आर्ट भी, जितना बड़े ध्यान प्रयोग योगी लोग हिमालय पे जाकर करते हैं। तो यहां से हमें पहली बार प्रेरणा मिली सदगुरु से कि इसलिए उनको सम्मान से मार्शल आर्ट के योग को हमें बताने के लिए सम्मान से सबसे पहले उनको हमने आमंत्रित किया। तो दूसरे पे हमने भगवान बुद्ध को लिया है बच्चों। बुद्ध की जो उनकी जो शिक्षा थी, उन शिक्षाओं को ओजीमा में जोड़ा है। दूसरे संत हैं जो आपके सर्टिफिकेट पे रहते हैं, वो है भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध का क्योंकि ध्यान, उन्होंने ध्यान की जो विधियां बताई हैं, उन ध्यान की विधियों के माध्यम से हम कैसे कैसे अंदर गहराइयों को छूते हैं और अपनी चेतना और अपनी आत्मा को जानते हैं, तो भगवान बुद्ध को हमने यहाँ पे रखा गया है। उनकी जो शिक्षाएं थी, जो मूल शिक्षाएं थी, उनको भी रखा गया है। और क्योंकि भगवान बुद्ध का संबंध मार्शल आर्ट से बड़ा गहरा रहा है, तो इसलिए भगवान बुद्ध को हमने दूसरे स्थान पर स्थान दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ आपको जानना जरूरी है, क्या भगवान बुद्ध ने मार्शल आर्ट की है? क्या भगवान बुद्ध मार्शल आर्ट सिखाते थे? क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं, लेकिन ओजीमा का साधक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कभी मार्शल आर्ट नहीं की, ना मार्शल आर्ट की बात की है। लेकिन आज भी सभी देशों में जहां पे मार्शल आर्ट का वर्चस्व है, भगवान बुद्ध को पूजा जाता है। तो ये हर ओजीमा साधक को पता होना चाहिए। तो क्यों मार्शल आर्ट के सारे महारथी भगवान बुद्ध की के आगे
नमन करते हैं, फिर अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। तो वो कौन से कारण थे? तो वो कारण थे बच्चों, आज तुम्हें जानना है। वो कारण थे भगवान बुद्ध के 26वें शिष्य बोधि धर्म। वो कौन कारण थे बच्चों? भगवान बुद्ध के 26वें शिष्य बोधि धर्म। वीडियो को ऑन रखेंगे बच्चों सब, है ना? वीडियो को ऑन रखें बच्चों, हाँ, ताकि मुझे पता तो लगे। मुझे बोलना भी नहीं बोलना है। आपकी वीडियो बंद रहेगी तो मैं क्यों बोलूंगा, क्यों बोलना चाहूंगा मैं? मुझे तो थोड़े से कुछ बच्चों के आगे बोलना है। तो आगे आगे तो बहुत सीमित किया जा रहा है, और ओजिमा को एडमिशन के उस पर भी ना। तो बच्चों, तो वो थे बोधि धर्म। समझ में आए ना? तो बोधि धर्म के माध्यम से ये उनको भगवान बुद्ध को जाना गया मार्शल आर्ट के रूप में। ओजिमा साधक को पता होना चाहिए। तो बोधि धर्म जो थे बच्चों, भगवान बुद्ध के 26वें शिष्य थे। 26वें शिष्य कैसे? जैसे एक शिष्य हुआ एक पीढ़ी में, फिर दूसरे शिष्य दूसरी पीढ़ी में। जैसे यहाँ पर पहले और बच्चे हुए, यहाँ पर अनवर अली वगैरह ने सीखा, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी तीसरी पीढ़ी में अंकित राम वगैरह हो गए, फिर चौथी पीढ़ी में प्रवेश वगैरह हो गए, जिनको आप जानते हो, उनके नाम ले रहे हैं। फिर पांचवी पीढ़ी में आप लोग तैयार हो रहे हैं, फिर उससे अगली पीढ़ी, फिर उससे अगली पीढ़ी, ऐसे 26वें जो शिष्य थे वो थे बोधि धर्म। उनका आपको जानकारी होनी चाहिए। और बोधि धर्म ने भगवान बुद्ध के ज्ञान को, वो जो उनका मूल था, जैसे हम कहते हैं ना, ओजिमा को हम प्रचारित नहीं करें कि मूल न खो जाए। मूल किसी ऐसे बच्चे के, ऐसे साधक के हाथों में जाए जो उसको संभाल सके। तो ये था भगवान बुद्ध की श्रृंखला में, भगवान बुद्ध के शिष्यों में ये बात थी बच्चों, कि आप अपना शरीर तब छोड़ोगे जब इसे मूल ज्ञान को किसी अगले को दे दोगे। जो भगवान बुद्ध का मूल ज्ञान था ना, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, मूल नहीं होता, मूल खोया जाता है बच्चों, फिर तो परंपराएं चलती हैं। लेकिन जो मूल ज्ञान था, तो भगवान बुद्ध के बाद जो दूसरे शिष्य उन्होंने संभाला। जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने तीसरे शिष्य को दिया। ऐसे वो ज्ञान धीरे धीरे बोधि धर्म के पास आया। फिर ये बोधि धर्म जो थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि जब तक आप इस मूल ज्ञान को किसी और को नहीं दे दोगे, क्योंकि ये ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है बच्चों, जो सुप्रीम पावर का ज्ञान है, वो ज्ञान बोझिल ना हो जाए, वो कभी ना कभी पृथ्वी पे किन्हीं के हाथों में रहता है ना? तो वो ज्ञान आप जब तक नहीं दे दोगे तब तक आप शरीर नहीं छोड़ोगे। तो बोधि धर्म भी लगातार उस शिष्य को ढूंढते रहे जगह जगह पूरे भारत के अंदर। लेकिन भारत के अंदर उन्हें कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर वो यहाँ से चीन चले। तो चीन में वो व्यक्ति उनको मिले हैं जिनके हाथों में उन्होंने उस ज्ञान को दिया। तो कहाँ से ये मार्शल आर्ट का जन्म हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। मार्शल आर्ट कब ध्यान से जुड़ा, कब मार्शल आर्ट उस स्थिति में पहुंचा जिसे हम लोगों ने झेन बोलते हैं। तो मार्शल आर्ट तो पहले भी होता था, चीन में, जापान में, है ना बच्चों? और भारत में भी मलय युद्ध बोलते थे। तो वहां पर जब उन्होंने देखा, जो मार्शल आर्ट कर रहे थे बच्चे, जो लोग वहां मार्शल आर्ट कर रहे थे टेम्पिल में, वो अक्सर बीमार रहते थे। ऐसे बोधि धर्म ने वहां पर देखा है। तो बोधि धर्म जो थे वहां पर, जैसे हमारे यहाँ कोई साधु आके मंदिर में ठहर जाते, ऐसे ठहर जाते थे। तो जब उन्होंने देखा, और उन्होंने देखकर उनको संत होने के नाते उनको बताया कि जो भी आप कर रहे हो, ये फिजिकल तो ठीक है, लेकिन आप इनकी साइंस न जानकर आप इतने महारथी होने के बाद भी अस्वस्थ रहते। तब बोधि धर्म ने उनको सही टेक्निक्स करा, क्योंकि ध्यानी व्यक्ति हर चीज में उतर सकता है। तो बोधि धर्म के भी बड़े ध्यानी थे। और वहां से ये मार्शल आर्ट जब ध्यान के साथ जुड़ गया तो ये बहुत पावरफुल हो गया। और पावरफुल होने के बाद ये धीरे धीरे वहां पर इस मार्शल आर्ट का नाम चांद पड़ा। और फिर चांद से जापान में गई जब मार्शल आर्ट, इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट जब तैयार हुए तो उसको झेन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो यहाँ आपको ये शिक्षा दी जा रही है। 5 मुख्य संत हैं जिनकी खोज अभी भी हम कर रहे हैं, हमने करनी है, आपने करनी है। और कैसे ओजिमा को और गहराइयों तक ले जाकर लोगों के को घर घर तक पहुंचाना है।
इसलिए पहुंचाना है कि भारतीय संस्कृति नहीं खत्म हो जाएगी अगर योग ध्यान दोबारा से नहीं पहुंचा घर घर। तो हम लोग बीमार होकर ही, हमें दूसरे देश को हमें हराने की जरूरत नहीं होगी, हम अपने आप ही मर जाएंगे, सब लोग खत्म हो जाएंगे, हो रहे हैं लगातार। क्योंकि अब हम लोग 25-25 28-28 साल में बड़ी बीमारियां हो रही हैं, 35-40 साल की उम्र में लोग जा रहे हैं, कोई हार्ट अटैक से जा रहा है, कोई पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन का हो रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है। तो किसी दूसरे को मारने की जरूरत थोड़ी है हमको, अब तो हम लोग खुद ही तैयार हो रहे हैं मरने के लिए। अगर हमारा देशभक्ति देशभक्ति यही नहीं, बच्चों बॉर्डर पे जाके लड़ रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, या फला किसी पार्टी में प्रयोग का नारा लेके झंडा फहरा रहे हैं, ये देशभक्ति देशभक्ति है कि हम अपने प्रति ईमानदार हो जाएं कि ये देश, ये युवा पीढ़ी भटक रही है, कैसे मार्ग पर लाई जा सकती है। तो उसका तरीका केवल केवल योग और ध्यान है, और योग और ध्यान भी पूरी डेफिनेशन के साथ। युवा पीढ़ी नहीं तब तक आ पाएगी जब हम उनके प्रॉपर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ओजिमा साधकों को तैयार होना है उनके प्रॉपर प्रश्नों के उत्तर देते समझाने के लिए कि इस पृथ्वी पर कैसे हम बलशाली होकर, शक्तिशाली होकर, अपनी हर चीज को पूरी करते हुए, इसका आनंद लेते हुए ध्यान के मार्ग पे चल सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है, तो इसलिए इन संतों को जानना जरूरी है। तो बोधि धर्म ने इतना बड़ा काम किया कि वो चाइना गए, जब भारत में कोई व्यक्ति नहीं मिला उनको, और फिर चाइना से मार्शल आर्ट पूरे विश्व में पहुंची। समझ में आ रहा है ना बच्चों? फिर क्योंकि वो जैन जैसे बच्चे यहाँ तैयार नहीं हो सकते, तो महर्षि पतंजलि पे सिस्टमेटिक हम लोग लेके चल रहे हैं कि महर्षि पतंजलि के 8 मार्ग उन्होंने दिए, 8 चरण बोलते हैं उनको। ऐसे अगर हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो धीरे धीरे कर कर भी हम उसी अवस्था में पहुंच सकते हैं। फिर इसमें एक संत और आगे जोड़े गए हैं, वो है लाओत्सु बच्चों। तो क्योंकि लाओत्सु को जोड़े हैं, अभी से ही जो ओजिमा की कल्पना की है, जिसके भी हाथों में भविष्य में ओजिमा रहना है, ओजिमा का प्रारंभ तो जरूर बोधि धर्म से होगा, लेकिन ओजिमा अंत लाओत्सु पे होना चाहिए। अब ये बड़ी बात है, तुम्हारी समझ में आए ना आए, कि लाओत्सु एक ऐसे मन की अवस्था है जहां मन पूरा विलीन ही हो जाता है, जहां मन रहता ही नहीं, जहां केवल परम शक्ति में लीन हो जाते हैं। तो वहां पे ये मार्शल आर्ट फिर आगे आकर आने वाले समय में ताइची में बदल जानी। अभी भविष्य में, अभी ताइची नहीं है ओजिमा में, लेकिन जल्दी ही ताइची का प्रवेश होगा, लेकिन उस तरीके से हो पूरे साइंस के साथ, वो तैयारियां पूरी चल रही हैं। ताइची मार्शल आर्ट की वो फॉर्म है बच्चों, जहां शरीर नहीं रहता, केवल ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है। तो इसलिए पहले से ही लाओत्सु को उसमें रखा गया है कि हम उन अवस्थाओं तक पहुंचे, लाओत्सु के ध्यान प्रयोगों के साथ साथ हम फिजिकल बॉडी को भूलने लगे और उस एनर्जी के साथ एक होने लगे। तो इन 5 संतों का पूरा आधारशिला तैयार की है ओजिमा ने कि कैसे कैसे हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों पर, जो ओजिमा टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं बच्चों, कि हमारी शुरुआत जो होगी पतंजलि से होगी। हम उनको सिस्टमेटिक तरह से यम, नियम, आसन, प्राणायाम में उतारें, और फिर वो झेन के रूप में तैयार हो सके और अपने आप को विलीन कर सके लाओत्सु की जीवन शैली से, कि ये जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसके साथ हम एक कैसे हो सकते हैं। तब हमें वहां जरूरत पड़ेगी लाओत्सु के ध्यान विधियों की अंत में। तो ये 5 संत इनके आधार हैं, इनको आप समझ लें। और इन सब की प्रेरणा, क्योंकि इन सभी संतों के बारे में भी जानकारी ओशो के माध्यम से मिली है, तो इसलिए हमने ओशो को सबसे पहले रखा है। समझ में आ गया बच्चों? तो आज 10:30 बज गए हैं, 10:35 हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ आज इंट्रोडक्शन ही रखा जाए, फिर हम लोग आगे चलें कि अगला पर्सन हमारा रहेगा योग क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं, उन योग के प्रकारों के बारे में आपको बतलाना। तो हर संडे इस तरह का। तो अभी अगर किसी का, जैसे मैंने 45 मिनट का समय लिया था, तो आज तो हम लोग इतना ही रखेंगे बच्चों। किसी का अति आवश्यक पर्सन है तो वो मुझसे कर सकता है, अभी जितनी बातें मैंने बताई है उससे संबंधित। 10 मिनट का समय है। वैश्विनी अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी का हैंड रेज होता है, कोई कहता है बच्चा, तो फिर उसको अनम्यूट कर दें, वो अपना दर्शन कर लें।